हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों से जो मिलवाने वाला हूँ, परविंदर सिंह, AIR 3 मैकेनिकल गेट 2022। तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड वाली बात है कि AIR 3 के साथ मैं आप लोगों को बस मिलवा रहा हूँ। तो परविंदर, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। थैंक यू सर। और तुम यार इतना अच्छा परफॉर्म किए हो, AIR 3 लेके आए हो, और हम लोग के लिए खुद के लिए प्राउड वाली फीलिंग है, क्योंकि इस बार मैकेनिकल में हमारी जो मैकेनिकल की टीम थी बड़ा अच्छा परफॉर्म की है। जी सर। मतलब AIR 1, AIR 3, AIR 13 बड़ा अच्छा परफॉर्म बहुत किया। अच्छा। तो तुम्हारी जो जर्नी रही है वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बीटेक कहाँ से हुआ है। तो बीटेक के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आइडिया लेना चाहता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन है सर आईआईटी भिलाई से। IIT ट्वेंटी भिलाई से। 2021 पास आउट हूँ मैं। ओके। जी सर। एंड हाँ। तो फिर जैसे 2021 में तो गेट का एग्जाम दिए होंगे, जी तो उस सर। समय गेट का स्कोर क्या रहा था? गेट का स्कोर मतलब मार्क्स मेरे अप्रॉक्स 63 के आसपास मार्क्स थे, और मेरा जो रैंक थी वो 2600 अराउंड रैंक थी। 2600। हाँ, ट्वेंटी सिक्स ठीक है। हंड्रेड रैंक थी। तो 2600 रैंक से तुम थर्ड रैंक पे लेके आए, तो ये जो जंप है ये बड़ा अच्छा जंप है एक्चुअली। एक एब्रप्ट जंप बोलते हैं इसको। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि गेट एकेडमी से कनेक्शन किस तरीके से हुआ तुम्हारी जर्नी में? गेट एकेडमी कैसे इन्वॉल्व हुआ? सर नाम में ही गेट अकेडमी के नाम में गेट है, तो मतलब एक तो मतलब मैं रायपुर का ही हूँ, मतलब आईआईटी भिलाई जो है उसका मेन कैंपस जो है रायपुर में। तो गेट अकेडमी के बारे में मुझे स्टार्टिंग से पता था, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने गेट अकेडमी से प्रिपरेशन की है गेट की। गेट अकेडमी के बारे में स्टार्टिंग से जानता था मैं। और उसके बाद मैंने फिर टेस्ट सीरीज लिया, आपका आपका स्मार्ट कोर्स लिया, आपका रिवीजन कोर्स जो बहुत अच्छा रिवीजन कोर्स है स्मार्ट कोर्स। और आपका डोपामिन लिया, क्योंकि मुझे नए क्वेश्चंस मतलब मिलना, गेट के नए क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल और है सर। एक्चुअली क्या है, डोपामिन का कंसेप्ट ना, मैं बहुत सोचा, मतलब हम सभी ब्रांच का डोपामिन आया था। तो मैं बहुत सोचा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आया जाए कि किसी का ना बहुत कम समय में रिवीजन हो जाए। तो डोपामिन से क्या होता है कि नए क्वेश्चन के साथ आपका कनेक्शन होता है, तो आपका ना रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू हो जाता जी है। सर। तो और क्या, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन डोपामिन में मेरे को लग रहा था ना कि क्योंकि टीचर आएगा, क्वेश्चन देगा, आपको समय देगा, आप सॉल्व करोगे। प्लस और अलग अलग अप्रोच बताते हैं, वो एक यस। अप्रोच नहीं बताते, तीन चार अप्रोच अलग अलग बताते हैं, तो फिर उससे भी मतलब क्लियर क्लैरिटी बढ़ती है, कौन सी अप्रोच से जाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा इजीली आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा कम टाइम में आंसर मिल जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छा फैक्टर था डोपामिन का। यस यस यस। और उसके कारण ना बहुत सारे लोग मेरे को ना, अभी जितने भी लोगों का मैं इंटरव्यू लिया उसमें बहुत सारे लोग मेरे को बोले कि सर डोपामिन के कारण हमको सर बड़ा अच्छा एडवांटेज हुआ, मतलब उससे ना फास्ट मोड में सर रिवीजन हो गया। और कई लोग तो ये भी बोले कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, तो जब क्लासेस चल रही थी डोपामिन की तब हम नहीं देख पाए। और उसके बाद क्या किया कि जब लास्ट का जब 12-10 दिन बचा था, तो वो जितना भी हुआ था पूरा रिकॉर्ड तो था, पूरा फटाफट करके हम देख डाले, तो उससे बड़ा एडवांटेज जी मिला। सर। मतलब ये मेरा भी रहता ही है, क्योंकि नॉर्मली मतलब मैं रिकॉर्डेड देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं अपनी पेस से देख पाता हूँ मैं अपनी उनको। पेज से देख अपनी पाते हो ना। पेस से, और मतलब अब स्पीड मतलब इन टू टू स्पीड पे देख लिया, या फिर बार बार रिपीट करके देख लिया, वो मतलब फैक्टर मुझे ऑनलाइन का बहुत अच्छा लगता है वो हाँ। वाला। मेरे को एक चीज़ बताओ कि और गेट अकेडमी की बुक्स वगैरह यूज किए हो जी कभी? सर। पीवाईक्यूज आपकी बुक मैंने यूज़ की है, आपका हैंडबुक मेरे पास है। और जो मैथ्स की और एप्टी की अलग से बुक है, हाँ। हाँ, 2021 वाली वो मेरे पास है। तो आप देख सकते हो कि परविंदर के पास मैथ्स की बुक है, इंजीनियरिंग मैथ्स की बुक है, हमारे एप्टीट्यूड की बुक है, जो हैंड बुक है, PYQ की बुक्स है, स्मार्ट कोर्स अच्छे से यूज़ किया है, डोपामिन अच्छे से यूज़ किया है, TSC यूज़ किया है, इतने अच्छे तरीके से, मतलब गेट एकेडमी से तुम्हारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ा गुड है। जी सर। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये पेंडेमिक सिचुएशन के कारण ही सब लोगों का ऑनलाइन वाला जो पार्ट था वो सबका इन्वॉल्वमेंट था। अगर ये पेंडेमिक नहीं होता तो लोगों के पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सब पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन पेंडेमिक में तो ऑप्शन था नहीं ऑफलाइन का। तो ऑनलाइन तो कितना भी अच्छा ऑनलाइन हो, लेकिन स्टार्ट तो मजबूरी से हुआ। जैसे कई लोगों को अगर ऑफलाइन जाना भी था तभी उनके पास ऑप्शन नहीं था। नहीं। तो इससे हुआ ये कि लोगों को मन नहीं था, उसके बाद भी उनको ऑनलाइन जानने का मौका मिला। तो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे जब ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन ही था, तो ऑनलाइन में जब तुम स्मार्ट कोर्स भी पढ़े हो, डोपामिन से भी पढ़े हो, तो तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे ऑनलाइन को लेके? ऑनलाइन सर इससे पहले तो एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि जब मैंने जेई की तैयारी की थी वो मैंने ऑफलाइन जयपुर से ही, मतलब हमारा कोचिंग सेंटर वहाँ से करी थी। तो रिलेक्टेंटली मतलब मेरा प्लान तो ये था कि मतलब मैं गेट एकेडमी का ऑफलाइन जो, क्योंकि मैं पास में रायपुर में रहता हूँ, हम्म। तो मेरा प्लान तो यही था कि मैं ऑनलाइन जो ऑफलाइन सेंटर ब्रांच ज्वाइन करूँ, लेकिन कोरोना की वजह से ज्वाइन कर नहीं पाया मैं। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि एक तो ऑफलाइन में जो कनेक्शन बनता है टीचर और स्टूडेंट का ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, प्लस हमारे दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने में और कंपटीशन करने में अलग मज़ा आता है।
तो वो सब नहीं था। तो और प्लस सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कोई देख थोड़ी रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हाँ हैं, बिल्कुल। क्लास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई किसी को नहीं पता है। नोट्स बना रहे हो नहीं और बना रहे वो कोई मतलब नहीं है। लाइव क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिया, मतलब घूम रहे हैं कहीं, कोई कोई देख थोड़ी रहा है। तो वो खुद से अंदर से अगर नहीं आएगा तो फिर ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए फायदेमंद भी बहुत रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रिकॉर्ड देखना पसंद करता हूँ। तो मेरे लिए मतलब फायदा ज़्यादा रहा, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब मैं, अगर मतलब ऑप्शन होता ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो शायद मैं कभी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करता। लेकिन ज्वाइन कर लिया तो मुझे ऑनलाइन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिले भी हैं, कि रिकॉर्डेड वाला पार्ट प्लस अपनी पेस फॉलो करने वाला पार्ट, प्लस जब मेरा मन कर रहा है तब देख तब वो आप देख सकते हैं। नहीं, और ऊपर से क्या मैं वही बोला कि स्टार्ट वैसे हुआ कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन में तो जाना ही था। जो वो तो अब है अब सर। उसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा ऑनलाइन इतना हो सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति के माइंड में था कि यार ऑनलाइन कैसे होगा, पता नहीं कैसे ऑनलाइन वाली चीज़ें होगी, क्योंकि हम लोग भी बचपन से ऑफलाइन ही पढ़े, जी हमेशा सर। एक टीचर सामने होता है और आजू बाजू के लोग, एक रेगुलरिटी मेंटेन करना, तो ये हमारे थॉट में है। जी तो सर। क्योंकि हम जिस टाइप से हमारा जो पूरा एजुकेशन हुआ बचपन से, तो उसमें ऑफलाइन ही है सब कुछ, ऑनलाइन तो है ही नहीं। है ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन तो अभी जब चालू हुआ है, तो अब कई बार समझ आता है कि ऑनलाइन वाले पार्ट को बड़े अच्छे से इंगेज किया जा सकता है। और मेरा फॉलो। जो पर्सनल ओपिनियन है ना, उसमें ये है कि ऑनलाइन में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम बोले कि नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, ये आपका पर्सनल चॉइस है, क्लास आप अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे, ये भी आपका पर्सनल चॉइस है। तो जब ऑनलाइन सब पर्सनल चॉइस में चला जाता है ना, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम टाइम पे रहते हैं। वो तो अगर है कोई सर। सिंसियर बंदा है तो पूरे पूरे उसके ना जो पॉइंट्स है वो सब एडवांटेज में आ जाते हैं, और बंदा अगर सिंसियर नहीं है तो पूरे पॉइंट डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। तो हाँ मैं हाँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि ऑनलाइन में नॉर्मली अच्छा करने के लिए लोग बोलते हैं मोटिवेशन की नीड है, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं कि उनको करना ही है, तो वो लोग बड़ा एडवांटेज ले लेते हैं, वो तो कम है सर। समय में खत्म कर लेते हैं। हाँ सर, इंटू टू स्पीड पे मतलब ऑफलाइन में तो नहीं कर सकते नहीं, हैं। कैसे कर सकते वो हो तो आप पॉसिबल नहीं आप है। अगर क्लास में हो तो जब आपका खत्म होगा हम्म। तभी आपका सिलेबस खत्म होगा, तभी वही खत्म होगा। वो, और प्लस शेड्यूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि अगर पहला सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, तो नहीं पढ़ सकते ना। पॉसिबल नहीं है वो तो। अभी हम लोगों का जो हार्ड डिस्क, जो जो मैं ECEE वालों की इंटरव्यू लेता हूँ, मान लो कि इंटरव्यू दूसरी ब्रांच में तुम्हारा ही पहली बार ले रहा हूँ इस साल में, जी सर। नहीं तो नॉर्मली मैं ECEE वालों की इंटरव्यू लेता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि वो लोग से मैं जब पूछता हूँ, तो कई लोग तो ऐसे स्टूडेंट भी मेरे को मिलते हैं अपने पेन ड्राइव कोर्स के, बोले सर 3 से 3.5 महीने में ना 12 से 14 घंटे पढ़ के ना खत्म कर लिए हम्म। सर स्पीड के साथ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कभी भी ऑफलाइन में ऑफलाइन कैसे में मिल कभी सकती पॉसिबल ही नहीं है ना, है। ऑफलाइन में मिल ही नहीं सकती है ना। तो ये एक पॉइंट था। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर मैं बेसिक जर्नी की बात करूँ, कि ये जो एब्रप्ट जंप जो तुम किए हो, और जो बहुत ही बेहतरीन एक जंप है 2600 से थर्ड रैंक की जो स्टोरी है, कि कैसे अपने कंसेप्ट इतने अच्छे हुए जब 2600 था, इसका मतलब है कि ठीक है उस समय में कंसेप्ट इतने गुड नहीं होंगे, बेसिक ही होंगे, प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी, टेस्ट सीरीज इतना नहीं दिए होंगे, या स्टडी में डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ये 2600 से जो जंप 3 का था, इसके में क्या पैरामीटर इन्वॉल्व हुए? कंसिस्टेंसी सर। बस कंसिस्टेंसी। सेल्फ मोटिवेशन। एक तो मैं, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा कि मैं घर पे था। हम्म। तो कभी भी डिप्रेस फील हुआ, या कि नंबर नहीं आया, या टेस्ट सीरीज दिए नंबर नहीं आया, या फिर मन नहीं करना पड़ने का, तो पापा से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली, दीदी से बात कर ली, या फिर अगर फ्रेंड से कॉल कर लिया, या फिर टीचर से बात कर ली, तो वो वाला जो पार्ट है, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है ऑनलाइन में, क्योंकि आप घर पे ही रह, अगर घर पे रह रहे हैं, हर किसी के पास लग्जरी नहीं होती, मुझे पता है वो, मैं मेरे पास थी। तो वो वाला पार्ट जो था, हमें कभी डिमोटिवेट उन्होंने मुझे होने नहीं दिया। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक साल ही तो है, उसके बाद ऐश करे, अभी भी बोलते हैं अब ऐश करेगा, अब ऐश करेगा। तो बस वो वाला पार्ट था, प्लस और कंसिस्टेंसी एक मेन तो था ही, प्लस साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस, क्योंकि मतलब इतने जो मतलब क्वेश्चंस के जो मतलब सोर्स हैं, हम्म। मतलब वाईटी पे हो गया, या ऐप पे हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन के मिल जाते हैं हमें। तो वो इंटू टू स्पीड, मतलब पुराने सेशंस भी देख लिए हमने, यस। जरूरी थोड़ी है कि हम मतलब नए सेशन प्रेजेंट का ही करते रहे, वेट, पुराने भी देख डाले। पुराने भी सेशंस देख लिए, तो और उसकी प्रैक्टिस कर ली, बार बार इंटू टू स्पीड पे देख लिया, तो वो वाला पार्ट जो है वो भी बहुत हेल्प किया। प्लस PYQs लगाए, और टेस्ट सीरीज लगाई, मॉक टेस्ट, उसके बाद पता ही नहीं लगा सर। अच्छा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे दीपराज सर मेरे से जब स्टोरी शेयर कर रहे थे, छोटी सी थोड़ी देर बात हुई, वो बोल रहे थे कि तो हमेशा क्वेश्चन के आंसर भी देते थे, तो हम नए क्वेश्चन बनाते थे और ये आंसर देते थे। हमको लगता था यार नए क्वेश्चन है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुराने क्वेश्चन है तो किसी को आंसर पता हो पहले से, तो तुम बड़ा इन्वॉल्व रहते थे करके क्वेश्चन के आंसर वगैरह देने में। तो वो जस्ट मेरी बात चल रही थी, मैं बोला कि अच्छा अरे बड़ा गुड है करके। तो ये तो देखो कंसिस्टेंसी वाली बात हो गई कि हम कंसिस्टेंस रहे और हम पूरे देर तक करते रहे। जब गेट के पेपर से बाहर निकले थे, जब गेट का पेपर हुआ और गेट के पेपर से जब बाहर निकले थे, तो सेटिस्फेक्शन लेवल कितना था कि यस आई डिड, या फिर और बेटर हो सकता था? बहुत सारी चीजें रहती ना, हमको तो नहीं पता, रिजल्ट आने तक तो हमको कुछ नहीं पता, हमको ये नहीं पता बाकी लोग कैसे पेपर दिए, तो खुद का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा था? तो
मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल तो सर ये था कि मेरे 97 मार्क्स मैंने अटैम्प्ट किए थे पेपर में। तो मैं खुश था कि अटैम्प्ट करके आया। फिर मैं घर आके मैं सो गया। तो क्योंकि सुबह से उठा हुआ था, मेरा फोरनून सेशन था। तो घर आके सो गया। मैंने टेस्ट जो भी कोचिंग जो एनालाइज करते हैं मैंने कोई नहीं देखा मैंने, हाँ, मतलब हम लोग तो तुरंत चालू हो जाते हैं। तुरंत चल हाँ। मैंने बोला नहीं, मैं हेडेक नहीं लूंगा। उसके बाद फिर जब मैंने देखा तो कई एक तो कोई क्वेश्चंस का आंसर भूल चुका हूँ मैं कि मैंने एक्चुअल मार्क क्या किया है, उसका डर लग रहा है क्योंकि एमएसक्यू में याद नहीं रहता कि हम्म। कौन से वाले ऑप्शन हम्म। मार्क किए हैं। तो फिर जब मैंने एनालिसिस देखा तो मेरे नंबर आ रहे हैं 80 से भी कम। मेरे को बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओके। तो बहुत डर लग रहा था। और एक क्वेश्चन मतलब मुझे बहुत मतलब मैकेनिकल का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को छोड़ने का मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि जितनी भी कोचिंग्स थी, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट था, उससे पहले आज तक उस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वो क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन इजी नहीं था, हाँ। पता ही नहीं है कैसे उस अच्छा, ओके। कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मतलब कोचिंग जनरली पढ़ाते भी नहीं क्योंकि आज से पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं है वो वाला। तो वो क्वेश्चन के ऊपर मैंने जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट है जो मुझे आता है मैंने लगाया, उससे मैंने आंसर आया, मैंने मार्क किया और फिर मैंने बोला कि नहीं भाई इस पे लगाने का मतलब नुकसान है क्योंकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू, तो -0.67 जाता अगर गलत होता तो मैंने मार्क किया, फिर आगे बढ़ा, फिर मैं वापस पीछे गया, हटाया और मैं फिर आगे बढ़ गया। हम्म। फिर जब मैं घर आया तो कोचिंग्स जितनी भी थी, क्योंकि नया कोचिंग्स के लिए मतलब आईआईटी क्वेश्चन वैसे बना देती है, कभी कभी ठीक है गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कोचिंग्स का एनालिसिस देखी तो हर कोई बता रहा है वही आंसर जो मैं मार्क करके डिलीट करके छोड़ के आ गया। तो वही मेरा आंसर दिल बता रहे थे। बता रहे थे वही वाला आंसर, मेरा दिल बैठ गया मेरा कि +2 हो सकते थे। नहीं तो तो लास्ट में जब आईआईटी का आंसर आया था जब वही आईआईटी आंसर का था। नहीं था सब अच्छा, जितने जितने लोगों ने मार्क करके आए तो वो माइनस तो वो आंसर नहीं था। नहीं था। तो वो इतना खुशी आई ना, खुशी मिली ना मुझे कि भाई अच्छा किया मैंने वो क्वेश्चन छोड़ कौन से दिया। सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, टॉम? वो टॉम का क्वेश्चन था, अगर आपको पता हो 3R1P चेन का क्वेश्चन था वो, और आज हम्म। से पहले कभी नहीं आया वो वाला क्वेश्चन। तो ओके, अब तो ओके। पढ़ाना शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे ऐसे पहले ही होता है, ऐसे ही होता हाँ है। लेकिन जैसे तुम बोले कि घर में इतना सपोर्ट था और बोले कि चलो ठीक है अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि तुम आईआईटी भिलाई से पढ़ रहे थे। आईआईटी भिलाई में आपको बता दूं कि उसका जो कैंपस है वो भिलाई में नहीं था, उसका कैंपस रायपुर में है एक्चुअली। अभी अभी हमारे भिलाई में उसका कैंपस वाला अभी कंस्ट्रक्शन वाला काम चल ही रहा है, मेरे को लगता है 2-1 साल में शिफ्ट हो जाएगा। तो आईआईटी भिलाई, आईआईटी कैंपस जो है उसका भिलाई में रहेगा, लेकिन अभी तक रायपुर ही चल रहा है। अभी भी हाँ रायपुर हाँ, चल रहा रायपुर में चल रहा है है, अभी अभी भी तो, रायपुर चल मोस्ट रहा प्रोबेबली है। शायद इस साल मतलब नहीं, अगले एक साल बैच लगेगा, एक 1 साल साल लगेगा। लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे आईआईटी भिलाई से करने के बाद जब हम 1 साल का जब ड्रॉप लेते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज से तो ड्रॉप लेना इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन जब हम आईआईटी से ड्रॉप लेते तो हमारे साथ वाले सभी लोग ड्रॉप नहीं लेते रहते। किसी का कोई प्लान, किसी का स्टार्टअप प्लान, क्योंकि सबके ड्रीम बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल ड्रीम भी नहीं होते, क्योंकि 4 साल की जर्नी में हमारी बातों में भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस समय बोलना बड़ा आसान है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं हम पढ़ लिए, लेकिन वो कई बार हम अपने फ्रेंड को तो देखेंगे ना कि कोई क्या कर रहा है, कोई अपना किसी की जर्नी चालू हो चुकी है, अपनी जर्नी अभी बीच में अटकी हुई है। तो ये सब थॉट भी तो आते हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ी कि ये सब थॉट को हम इग्नोर कर सकते हैं। जी सर। ये थॉट हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ये हमारे पर्सनल थॉट है जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे थॉट नहीं आते थे। मेन तो सर ये इशू था कि मतलब मेरे पापा जो हैं वो हैं आरएच राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जो मम्मी हैं वो हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर। तो हमारे घर में हमेशा से ही गवर्नमेंट जॉब की मतलब रिस्पेक्ट हाई रही है, वो मतलब सोसाइटी में है भी गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा हमेशा से प्लान तो यही था कि मुझे जाना तो गवर्नमेंट जॉब में ही है, प्राइवेट जॉब में मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो ऐसा पीयर प्रेशर नहीं था, लेकिन मन तो मेरा था कि मैं जाऊं मैकेनिकल जॉब में। पर मेन इशू ये हो गया कि कोरोना की वजह से मैकेनिकल जॉब का बहुत बड़ा हिट हुआ है। हमारे टाइम तो लिटरली हमारा बैच जब पास आउट हो रहा था तब तो कोरोना पीक पे था। नहीं तो मतलब कोई प्लेसमेंट कोई हो ही नहीं रहता ना, मतलब प्लेसमेंट कैसे जाते? हाँ हाँ। वही तो उसका मेन इशू था। तो इसी वजह से हमारे मतलब मेरे बैच के बहुत लगभग आधे बच्चे नॉन कोर में भी गए हैं, आईटी में भी गए हैं। तो मतलब मेरा कभी प्लान नहीं था कोडिंग सीखने का, तो मैंने सोचा छोड़ो, गेट की 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करके गेट देंगे। तो बस उसके बाद तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे तुम बोल रहे कि कंसिस्टेंसी है और तुम अपना अच्छा प्रैक्टिस किए, तुमको क्या लगता है, अगर पर्सनल तुम्हारा ओपिनियन की बात करूं, कि मेरा किसी सब्जेक्ट में मैं कितने बार ज़्यादा रिवीजन करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ज़्यादा अटेम्प्ट करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट? एकदम टॉप रैंक की बात की जाए तो दोनों में से डोमिनेट क्या करता है? दोनों इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर तुमको रखना है तो तुम नंबर ऑफ रिविजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे कि नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे? तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन। मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट, आई नो। इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मतलब मैं चाहूँगा तो मैं दूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस को, नंबर ऑफ यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस को, नंबर ऑफ यूनिक क्वेश्चन यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस को। तो ऑफ कोर्स टेस्ट से रिवीजन और
तो इसलिए मतलब क्योंकि टेस्ट सीरीज में जनरली नए क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज को ऊपर रखना चाहूंगा। बाकी रिवीजन का कम रोल नहीं है, रिवीजन ऑफ कोर्स जरूरी है। टेस्ट सीरीज एक तरीके से मेरे को रिवीजन का सोर्स भी लगता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन जो बहुत दिनों से हमने देखे नहीं है, बहुत दिनों से वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, वो क्वेश्चन आ जाता है, यस। तो हमें फोर्स करता है वो या तो रिकॉल करो, हाँ, या फिर जब खत्म हो जाए टेस्ट सीरीज तो तो फिर उसके बाद देखो, देखो कि वो तो देखो इतने कि दिन से देखे क्यों नहीं नहीं थे लगा करके। हमसे वो क्वेश्चन। प्लस कई बार ऐसा, क्योंकि 100% तो कोई भी कोचिंग क्लेम नहीं कर सकती कि हमने सिलेबस कवर किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो छोटे, बहुत छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो मतलब गेट में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो नया सीखने को मिलता है। तो हाँ, तो बार बार तुम वो क्वेश्चन जो हम बार बार अगर हमारी आंखों के सामने से निकलते रहते हैं तो फिर वही फ्लो बना रहता है, तो हमारा फ्लो टूटता नहीं कि 3 3 4 4 महीने पहले हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा हो, था, तो वो उसका फिर अगर 4 महीने बाद अगर आप छोड़ दोगे क्लिक तो हो जाता। खत्म हो क्लिक, जाता है वो यस, उस टाइम तक, तो वो क्लिक होता रहता है बार बार, तो भूलते नहीं हैं हम यस, उसको। यस, तो यस। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2600 हमारा आ गया, लास्ट मार्च की बात है, अब जब 2600 आ गया तो हम क्या रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे कि पहले आराम से 1 2 महीने 2 3 महीने या वीक पहले कंप्लीट हो गई और जून जुलाई से स्टार्ट किए, या फिर रिजल्ट आया और 2600 से जर्नी स्टार्ट हो गई और तुरंत हम 1 वीक के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिए, एकदम सच? मतलब मैं तो डर गया था गेट का पेपर देख के, क्योंकि मतलब बहुत मैंने प्रिपरेशन थी नहीं, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था वो विदाउट प्रिपरेशन था गेट का। तो मेरा प्लान तो ये था कि आरबीएनएल जेई की वैकेंसी निकली थी उस टाइम पे, तो मेरा प्लान ये था कि मैं आरबीएनएल जेई की तैयारी करता हूँ। अप्रैल फर्स्ट मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, अप्रैल में, मुझे अभी डेट याद है, या फिर मार्च लास्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा प्लान था कि मैं जेई निकालता हूँ, फिर आराम से 1 2 साल में गेट की तैयारी करूँगा, और उसके बाद फिर मैं गेट निकालूंगा, और गेट का जो हुआ वो हो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली मई जून के आसपास कोई वाईटी पे सेशन चल रहा था गेट का क्वेश्चंस का, तो मैंने यूं ही मतलब घुस गया देखने के लिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एक बार घुस के देख लेता हूँ। तो वो सॉम का सेशन चल रहा था, और मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो मैं सोचा अगर अभी से हो रहे हैं सॉल्व तो फिर मैं क्यों बेफालतू में अपने 2 साल वेस्ट करूं जिंदगी के। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, जेई जे वाले सेगमेंट को छोड़ के फिर मैं जून से मैं गेट के सेगमेंट में हूँ। इसका मतलब है कि अपनी आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई फिर वो जून से फिर एकदम मेन लग गेट, के लग के फिर लक जून के से स्टार्ट हुई। लक के गेट अब गेट जब के लिए। जून से स्टार्ट हुई ऑलरेडी 2600 हमारे पास था। अब वैसे तो कई लोग बोलेंगे कि 2600 बहुत अच्छा रैंक है, लेकिन जब हम पर्सनली लेते तो हमको पता है कि ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई 2600 को कोई बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू करता है, हम जी जानते हैं सर। वैसा भी नहीं है। अब जिसका नहीं आया 2600 उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जिसका आ गया उसको पता है कि बड़ा चीज़ नहीं है। हम्म। तो जब 2600 के बाद हम अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो जब जून से फिर से स्टार्ट किए तो हम कितने जल्दी अपना सिलेबस फिर से एक बार पूरा एंड कर लिए, मतलब कि 2 3 4 महीने में या अक्टूबर तक चला गया? एक सब्जेक्ट को छोड़ के मेरा नवंबर एंड तक खत्म हो गया था, वो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब होते हैं ना ऐसे विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट? वो इंडस्ट्रियल टॉम? मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन, एमडी? मश लेकिन एमडी। उसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। वेटेज ज़्यादा नहीं है, उसकी इशू नहीं है, फोर मेन मार्क्स के इशू आसपास ये आता है है। कि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, हम्म। और अलग, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि मतलब इतने सारे टॉपिक्स है, छोटे छोटे छोटे, और सब में फॉर्मूला बेस्ड है, तो पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो वाला सब्जेक्ट। हम्म। तो वो वाला सब्जेक्ट मेरा अगर हटा दे तो मेरा नवंबर एंड तक खत्म हो गया था सिलेबस। उसके साथ मेरा चला था जनवरी के मिड के आसपास तक, ठीक है। क्योंकि मैं 1 1 घंटे पढ़ता था दिन में, और आराम से। अब मेरे को ये बताओ कि जिस नवंबर एंड में हो गया, अब नवंबर एंड में सिलेबस खत्म हो गया, फरवरी में गेट का एग्जाम है, दिसंबर मिला पूरा तुमको, जनवरी पूरा मिला और फरवरी के भी कुछ दिन मिले, तो तुम जब गेट का पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसके पहले तक नंबर ऑफ टाइम्स कितना रिवीजन हो चुका था? 5 6 7 8 कितने टाइम्स? 4 बार तो मेरा इस वजह से रिवीजन हो गया था क्योंकि बीच में एग्जाम पड़ गए थे। एक तो ईएससी का प्री हुआ था यस। जुलाई में, फिर बार्क हुआ था, और एचपीसीएल हुआ था, एचएल हुआ था, उनकी वजह से ही मेरे 3 4 बार रिवीजन तो हो चुके थे, और साथ में टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसकी वजह से भी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर रिवीजन मेरा देखें तो गेट से पहले तक मेरा लगभग 6 7 बार 6 7 रिवीजन बार पूरा रिवीजन हो हो गया चुका था। था, मतलब पूरा रिवीजन मैं गिनता तो नहीं हूँ कि सर हाँ, पहले एक एक सब्जेक्ट से बार लेके एंड सब्जेक्ट हाँ, तक तो बार बार से रिवीजन तो करता नहीं हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट तो मुझे भी 6 to 7 टाइम्स हो गया सिक्स होगा। टू सेवन टाइम अप्रोक्स होगा। सेकंड चीज़ ये है कि एक्यूरेसी वाला जो पार्ट होता है, एक स्टूडेंट, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट भी पता होता है, और बहुत सारे लोगों में सिर्फ इस बेसिस पे उनका स्कोर कम आता है, सिर्फ एक बेसिस पे कि उनकी जो सिली मिस्टेक और जो एक्यूरेसी वाला पार्ट है वो गुड नहीं होता, नहीं तो उनका कंसेप्ट क्लियर है, मेहनत वो बहुत करते हैं। आप 6 बार रिवीजन किए, वो 8 बार रिवीजन कर चुका होगा, ऐसे लोग उसमें मिलता हो।
कि सर मैं रिवीजन कर लिया, सर टेस्ट सीरीज सर जो टॉपर दिया सर 4 4 वो कितना टेस्ट सर मॉक टेस्ट पे वो 30 दिया सर, मैं 50 मॉक टेस्ट पेपर दिया, लेकिन तो भी सर मेरा ना रैंक सर 200 आया, मैं सिंगल डिजिट तो नहीं ला पाया। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये एक्यूरेसी वाला पार्ट कैसे कैसे इतना बेटर जो सिंगल डिजिट वाले जो रैंक लोग लाते हैं उनका माइंड सेटअप कैसे रहता है कि इतना एक्यूरेसी मेंटेन रहता है, क्योंकि इन जनरल हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गलत होना बड़ा लाजमी है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे कर करके 5 क्वेश्चन तो वैसे गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम गलत हुए होंगे। मेरा नेगेटिव नेगेटिव एक हुआ था एक बस, नेगेटिव जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। -0.3 थी। ओके। उसके अलावा मेरा और और कोई जो भी गलत नेगेटिव, हुआ एनआईटी गलत हुआ जिसमें माइनस मार्किंग नहीं था, हाँ एनईटी और एमएसक्यू। एनआईटी और एमएसक्यू गलत हुआ। ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी को कोई किसी को कोई अगर जब ये इस वीडियो को जब कोई देखेगा ऐसे ऐसे टॉपर्स इंटरव्यू में और वो सोचेगा कि मेरे को भी इतना बेहतरीन रैंक लाना है, तो उसको किन चीज़ों पे इतना फोकस करना चाहिए कि वो मिस्टेक ना करे गेट के एग्जाम में, तो वो भी बहुत अच्छे रैंक में कन्वर्ट कर सके। सबसे ज़्यादा फोकस मतलब एक्यूरेसी का जो इशू है वो दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज मतलब क्योंकि वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए गेट एग्जाम का, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे ही होंगे, हम उस ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा बार आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करोगे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो क्वेश्चन में गलती की है वो गलती क्यों की है, और उस गलती को रिपीट नहीं करना है मुझे। तो मतलब कई मतलब मेरे से भी मतलब गलती रिपीट होती थी, एक बार गलती रिपीट हो गई दूसरी बार तो मतलब बार बार दिमाग में गूंजता रहता था कि यार ये गलती फिर से हो गई, ये गलती फिर से हो गई। तो बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना वो गलती की होने के चांस उतने कम होते जाएंगे। प्लस साथ में ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है गेट एग्जाम में भी, स्पीड इसलिए बहुत स्लो हो जाती है अपनी कि लिटरली मतलब मेरा जो क्वेश्चन 10 सेकंड का कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने किया हुआ है, उस क्वेश्चन में भी मैंने 30-30 सेकंड दिए हैं, क्योंकि मतलब मुझे नेगेटिव नहीं करवाना है और 2.5 मिनट तो है ही एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना भी इशू नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो लेकिन क्वेश्चन गलत मत करके। तो नहीं, लेकिन प्रेशर भी तो होता है कि एक जब आप एग्जाम देते हो और आपको पता है कि आपका फ्यूचर दाव पे लगा है, और हम जिस कंट्री में रहते हैं यहाँ पे इतना भी ज़्यादा ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि हर मतलब गली गली में जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है, मतलब एवरीवन आर स्ट्रगलिंग। तो प्रेशर इस बात का भी रहता है कि मेरे को अच्छा करना है, कि सभी एक एस्पिरेंट को तो प्रेशर रहेगा, जब रैंक आ जाता है तो अलग बात लगती है, लेकिन रैंक के पहले तक तो प्रेशर प्रेशर होता है। उस प्रेशर के बावजूद और स्पीड भी मेंटेन करना है, क्योंकि 65 क्वेश्चन है और पूरा गेट का मैथमेटिक्स पेपर होता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल 4 स्टेटमेंट है और टिक करते गए, और कुछ क्वेश्चन तो अच्छे खासे कैलकुलेशन में जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल सिविल या हमारे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन करवाते हैं, और आईआईटी वाले को भी पता है कि डे बाय डे कॉम्पिटिशन बिग होते जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बड़ा अच्छा रख रहे हैं। जी जैसे सर, मैकेनिकल कुछ सालों से उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपके बार बहुत बहुत लेकिन अच्छे इस साल क्वेश्चन वो आए हैं। लोग जो जितने भी लोगों को कंप्लेंट थी आईआईटी से कि यार मैकेनिकल में आप ऐसे क्वेश्चन, एक जमाने में बहुत आते थे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन पिछले 5-6 सालों से मैकेनिकल में क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे थे, तो आईआईटी खड़गपुर ये जो कंप्लेंट थी, इस कंप्लेंट को तो मतलब ठीक है भाई चलो आपको देते क्वेश्चन हम करके। लोग दुआ कर भी मतलब हम लोग दुआ कर भी रहे थे कि पेपर टफ आए और हम्म। आईआईटी ने टफ पेपर दिया अभी, तो बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था, एग्जाम के टाइम नहीं, पे और एक्चुअली डर भी क्या लग है, रहा ज़्यादा जो अच्छा पढ़ता है ना, उसको लगता है कि पेपर टफ आएगा तो डिफरेंस क्रिएट कर था। जी। पाएगा, और पेपर इजी आएगा ना तो उसकी सिली मिस्टेक उसको ले डूबेगी, क्योंकि पेपर इजी था। हम्म। अब पेपर इजी में सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है, सिली मिस्टेक। वो अब तो है आपका सर। नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों को है ना, तो सिली मिस्टेक एकदम से डिफरेंस क्रिएट कर दी, लेकिन जी जब सर, पेपर जब टफ रहता है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल पैरामीटर, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, हाँ। कंसेप्ट कितना आपका अच्छा है, एक क्वेश्चन को आप कैसे देखते हो, ये बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मेरे को ये बताओ कि जैसे लोग जब कई बार अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो ड्रॉप लेने के बारे में बड़ा बड़ा सहज फील नहीं करते। मैं देखता हूँ कई लोग कि सर जैसे 2600 रैंक है, तो 2600 रैंक अगर मेरा मैकेनिकल में है, और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या किया जाए, तो मेरे को लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब तुम एक बार ड्रॉप ले लो सर, ड्रॉप लेने से कुछ होगा तो नहीं सर, 1 साल के गैप से कुछ होता है कि नहीं, तो लोग बड़े सहज नहीं रहते बहुत बार, जबकि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा 2600 है तो अपन भी कुछ कर ले, या फिर 1 साल ड्रॉप लेना ही चाहिए, इतने जल्दी माइंड सेटअप था कि हाँ ड्रॉप लेते करके, कि थोड़ा सा सोचे उसके बाद। नहीं, ड्रॉप तो मतलब था ही, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तो प्रिपरेशन तो चाहिए ही है, तो ड्रॉप तो ऑलमोस्ट गारंटेड था ही मेरा। मेन मेरा ये था कि कॉलेज के टाइम प्रिपरेशन मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि कॉलेज की अपनी सीजीपीए नहीं बिगाड़नी थी, वरना कॉलेज के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर सकता था मैं, लेकिन मेरे पास मल्टीटास्किंग इतनी अच्छे से नहीं आती मुझे, तो मैंने सोचा कॉलेज के बाद 1 साल ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ के फिर गेट की प्रिपरेशन देंगे तो। मैं ये बताऊं कि जो लोग भी ड्रॉप लेते हैं उनके लिए अगर एक मैसेज हो आपके साइड से कि किसी का अगर 5000 रैंक आ गया, 6000 रैंक आ गया,
8000 रैंक आ गया, अब उसको ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप लेने के बाद उसका कैसे माइंड सेटअप होना चाहिए कि वो 7000 रैंक से टॉप 100 में कन्वर्ट कर ले, 8000 रैंक से टॉप 100 में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मेरे को लगता है किसी का 40 नंबर भी गेट में आया है, तो 40 नंबर तुक्के में तो आता नहीं, 40 नंबर नहीं, मतलब आप उसको आता ही होगा, मतलब 40 मैथ नंबर तो मतलब आती होगी, एप्टी तो आता 40 होगा। नंबर मतलब उसको कुछ आता तभी 40 नंबर जी आया, सर। इसका मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिसका 40 नंबर है, 35 नंबर भी, उसका रेफरेंस उस जगह से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं जी होता है, सर। 35 नंबर से स्टार्ट होता है, उसके बाद अगली बार बहुत अच्छा करने की चांसेस रहते हैं। बस ये ना हो कि अगले वो 4 महीने कुछ पढ़ ही नहीं रहा, फिर उसके बाद उसको जुलाई अगस्त में होता है, तो फिर वो 40 से 60 ही होंगे, 40 से 90 ज़्यादा नहीं नहीं होंगे, बढ़ पाएंगे, वो है तो ना। है सर। तो उस समय एक एस्पिरेंट को कैसे लेना चाहिए कि मेरे 40 नंबर है, 45 नंबर है, और अभी गेट का रिजल्ट आ चुका है और मेरे को फिर से माइंड सेटअप बनाना और स्टार्ट करना, उस समय कैसे माइंड सेटअप होना चाहिए? तो माइंडसेट तो यही है कि अगर ड्रॉप अगर आपने ले लिया, क्योंकि ड्रॉप बहुत बड़ा डिसीजन है, तो फिर और तो कुछ है ही नहीं, लग लग के पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो माइंडसेट मेन तो ये होना चाहिए कि एक तो देखो कि पिछले एग्जाम में मेरे नंबर क्यों नहीं आए, किस सब्जेक्ट में किस रीजन की वजह से, क्योंकि जरूरी नॉलेज कम हो, कई बार सिली मिस्टेक्स हमें ले डूबती हैं, कई बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता वो ले डूबता है हमें। तो एनालाइज करें कि पिछली बार मैंने कौन सी गलतियां करी जो कि जिस वजह से मेरी रैंक या नंबर नहीं आए, हाँ, मतलब और अगर मेरे उन 40 गलती आए हैं तो मेरे 60 भी आ सकते थे, लेकिन ये 20 क्यों कटे, 20 कम क्यों इस पे हुए, थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस करे, प्लस उसके अलावा जो चीज़ें नहीं आती उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ले, जो पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा एंड में पढ़ेंगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और हाँ, रिवीजन करते रहें, मेन जैसे तो जैसे यही मेरा है। हमेशा मानना है कि किसी का 40-45 नंबर आ गया, अब उसको जब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो उसको मॉस आता है, तो फिर से मॉस मत पढ़ो ना भाई, अब 40-45 तुमको आता था, पढ़ना भी तो तुमको एंड में मॉस पढ़े, आता हाँ। था, एफएम आता था, तुमको नहीं आता था, चलो तुमको टॉम नहीं आता था, तो तुम टॉम स्टार्ट करो ना, जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट थे, जिससे तुमको डर लगता था, जी सर। उसको रगड़ के 1-2 महीने पढ़ डालो, कुछ दिन के अंदर में वही आपके फेवरेट बन सकते हैं। वो तो तो है। उन सब सब्जेक्ट को अगेन फिर से वापस ना लेट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो तो है पता सर। चला फिर से वही मॉस, फिर से वही एफएम, कई बार फिर डर से वही डर भी थर्मो। बैठ जाता है वो, कि हाँ, उस क्वेश्चन को, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में डर लगता है कि यार ये नहीं हो रहा, बचा हुआ है इतना, दिमाग में कई बार प्रेशर भी बढ़ जाता है कि यार इतना ये वाला सब्जेक्ट बचा हुआ, तो शुरू करके पहले ही खत्म कर दो, वो भी है। क्योंकि मुझे कॉलेज के टाइम पे थर्मोडायनेमिक्स से बहुत डर लगता था। ओके। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब है भी सब्जेक्ट, वो बहुत प्यारा है, लेकिन अगर अच्छे से ना पढ़ाया जाए हम्म। तो। और सब कनेक्टेड है ना, चाहे हाँ, वो एचएमटी से कनेक्टेड हो, हाँ, मतलब हाँ, उधर और पूरी फ्लूइड चीजें, वाला भी फ्लूइड काफी वाला पार्ट भी है। रिलेटेड है वो। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो कि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है वो, हाँ। अब मुझे फेवरेट और सब्जेक्ट है वो। मैकेनिकल वालों का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होना ही चाहिए। होना चाहिए वो, क्योंकि उसमें घुसना, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल नया एस्पिरेंट हो, तो अगर सब्जेक्ट रिकमेंड हम्म, करूँ भी तो मैं थर्मोडायनेमिक्स रिकमेंड करूँ, क्योंकि इजीली घुसना है, हम्म, और तो आपका मतलब माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है कि एक सब्जेक्ट जब तक खत्म हो जाता है तो आपकी वो तैयारी, वो माइंडसेट बन जाता है कि पढ़ने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, कि 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, वाली बात बन जाती है उस सब्जेक्ट से। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो थर्मोडायनेमिक्स से मुझे बहुत डर लगता था। फिर धीरे धीरे पढ़ते 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 जब एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए, हम्म। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाए, जब बने वो पीवाईक्यूज तो दिल में खुशी भी आती है कि हाँ, ये बने क्वेश्चन करके। पहले बनते नहीं थे, अब बन रहे हैं मेरे से। तो हाँ, अब थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं से ना आजकल ना इस साल ना मेरे से बहुत सारे लोग एक कॉमन क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे लोग। जी सर। तो वो क्वेश्चन मैं तुमसे करता हूँ। अभी इस साल लोग मेरे से पूछे कि सर क्या गेट में सर एकदम टॉप रैंकिंग सर सिर्फ आईआईटी और एनआईटी वाले लोग ही लाते हैं क्या सर? तो मेरे को एक चीज़ ये जानना है कि अगर मैं एकदम पर्सनल पूछूं तो क्या लगता है कि तुम्हारा 2600 से इतना एब्रप्ट जो जंप मार के तुम थर्ड रैंक ला ली, बहुत 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 अच्छे जंप है। तो क्या लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि तुम एक आईआईटीएन हो, और आईआईटी भिलाई कोई बहुत बड़ा कोई आईआईटी नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन अब जो लोग सुन रहे होंगे तो आईआईटी ही दिख रहा होगा उनको, आगे भिलाई नहीं दिख रहा होगा, बिना नहीं दिख ठीक रहा है, होगा, उनको हाँ। लग रहा होगा आईआईटी भिलाई मतलब फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भिलाई सब एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं नहीं है है, ना, वो जैसे वो तुम मुझे जानते पता हो है, तो मैं हाँ। भी जानता हूँ। जी सर। तो लेकिन टैग तो एक आईआईटी वाला है, तो क्या लगता है कि क्या वो टैग इतना अच्छा है कि तुम्हारे कंसेप्ट अपने आप वो टैग के कारण इतने अच्छे हैं, या तुमको लगता है कि एक अगर तुम आईआईटी में नहीं भी होते, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में भी होते, तो उतना ही तुमको लगता है जितना तुमको प्रिपरेशन करने में लगा, कि कॉलेज में तुम्हारा माहौल इतना अच्छा था या टीचर इतने अच्छे मिलते थे कि तुम्हारे फंडामेंटल कंसेप्ट बड़े अच्छे थे? अब 12th में कोई क्या किया उससे बी का क्या लेना देना, 12th जो भी हो, हाँ, लेकिन पर उससे मतलब जेई की प्रिपरेशन से मुझे प्रैक्टिस करना सीख गया सर, पढ़ना सीख गया, तो वो तो था ही, वो मतलब नहीं, वो। लेकिन बी बी में तुम बी का जब फील्ड चालू हुआ होगा, तो तुम बी के फर्स्ट ईयर से खूब पढ़ते थे कि ना, शुरू में तो रिलैक्स कूल जैसे इंजीनियर होते हैं यार, मतलब 2 साल तक कुछ भी नहीं, मतलब 2 साल आराम से तक तो, चिल लाइफ चल रही है थी ना, हमारी, हाँ। देखा जाएगा ना, जो होगा देखा जो जाएगा। होगा देखा जाएगा, मतलब वो एक दिन पहले पढ़ने वाली बात, वही एक दिन हॉस्टल में पहले रहते ऐसा। थे क्या तुम? हाँ, 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 तो हॉस्टल फिर में तो वो रहता था। हॉस्टल तो माहौल शुरू के 2 साल तो हॉस्टल ही माहौल रहता है। जी सर। तो उसके बाद फिर कोरोना भी आ गया था ना, तो हाँ, फिर घर पे बैठा दिया हमें।
तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईआईटी का टैग जरूरी है। अगर आपकी मेहनत है और कैलिबर भी मतलब केवल मेहनत से भी सब कुछ नहीं होता है, एप्टी भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मेरा बचपन से स्ट्रांग है, मैथ वाला पार्ट जो है मेरा बचपन से बहुत स्ट्रांग रहा है, तो इसलिए मुझे एप्टी और जो मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा। तो हाँ, मैथ स्ट्रांग होना आपका बहुत ज़रूरी है, मैथ हेल्प करता है क्योंकि मैकेनिकल सब्जेक्ट ही बहुत नहीं और क्या, मैथ से जितना भी रिलेटेड है। हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथ्स के बिना कैसे होगा? कुछ नहीं कर मतलब मैथ्स तो पॉसिबल ही नहीं, फंडामेंटल मैथ चीज है ना। फंडामेंटल है हाँ। तो वो वाला पार्ट जो है, तो वो जेई की प्रिपरेशन के टाइम मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग हुआ था। तो हाँ, आईआईटी का टैग जरूरी नहीं है, आईआईटी के टैग से आपको गेट वाले थोड़ी आईआईटी का हाँ टैग वही देख मैं रहे बोल रहा हूँ। हैं। नहीं, और मेरे को लगता है कि मैथ्स इसलिए जरूरी है कि मतलब एटलीस्ट आप एक इंजीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आप बोल रहे हो कि किसी जगह पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप डेरिवेटिव जीरो पुट करते हो तो वाई डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना और चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, तो क्यों होगा? तो ऐसी चीजों के साथ स्टार्ट होता है, और हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट में हर चीज की जरूरत पड़ती रहती है, बिल्कुल बड़ी सर, बेसिक चीज है। तो बहुत मैथ्स जरूरी तो है। आपको बिल्कुल हाँ इन जनरल आना चाहिए। हाँ, वो क्योंकि मतलब वो कॉन्सेप्ट रिलेट करने में आसान हो जाता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस चीज से क्या फायदा। तो मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका पढ़ने में आसानी होगी। एक साल में सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैथ्स आपका स्ट्रांग अगर होगा तो आपको हेल्प मिलेगी, वरना यस यस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब तुम्हारा एक ओपिनियन बताओ, गेट एकेडमी मैकेनिकल जो हमारी टीम है, मैकेनिकल की टीम, उस तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन कैसा है, हमारे मैकेनिकल की टीम कैसी बहुत अच्छी है सर। है? तो मतलब अच्छी है, दीपरा सर बहुत अच्छे हैं, अभय सर बहुत अच्छे हैं, हमारे बंसल सर फॉर्म बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। और दीपरा सर का टॉम और प्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छा है। अभय सर से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा उन्हीं से पढ़ा हूँ मैं, जो स्मार्ट कोर्स के टाइम पे उन्हीं से पढ़ा हूँ मैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उन्होंने बहुत प्यारा पढ़ाया है मेरा। और गुरुपाल सर तो है मैथ्स ही, मैथ्स मैथ्स पढ़ाते रहे भाई। मास्टरमाइंड है ही। तो और ओवरऑल ना, क्योंकि हम लोग बड़ा एफर्ट कर रहे हैं, और हम लोग मैकेनिकल में इस बार इतना अच्छा किया, और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा है। और हमारी टीम बहुत मतलब डोपामिन के क्वेश्चन जब तुम देखे होंगे, स्मार्ट कोर्स देखे बहुत होंगे, तो अच्छे बहुत क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया। अभी हमारा टेस्ट सीरीज वाला भी पार्ट जो होता है वो उसमें बहुत, क्योंकि दीपरा सर एचओडी तो पूरा एंगेज करते हैं। मेरे को एक चीज जानना है कि अगर किसी को हम पर्सनली सजेस्ट करें जैसे मैकेनिकल ब्रांच को कि यार आपको सिंगल डिजिट लाना है, तो सिंगल डिजिट लाना है तो कौन से सब्जेक्ट बहुत जरूरी है कि आपके कमांड में होना चाहिए, वो वीक तो नहीं होना चाहिए? सिंगल रैंक रैंक के लिए तो सर सारे सब्जेक्ट हम्म। कोई पॉसिबल, क्योंकि आपको 100% सिलेबस कंप्लीशन के बिना आपका सिंगल रैंक तो एक पॉसिबल ही नहीं मैकेनिकल है। का स्टूडेंट नॉर्मली स्ट्रगल कहाँ पे करता है, किन सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करता है वो? और कुछ सब्जेक्ट तो नॉर्मली लोग के अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको गजब का रैंक लाना है तो ये सब्जेक्ट तो आपके अच्छे चाहिए, नॉर्मल नहीं ले सकते आप। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं स्ट्रगल जो किया था वो एमडी से, हम्म। लेकिन वो मुझे लगता नहीं है रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट नहीं है वो। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल का लिए वो तो प्रोडक्शन है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। और वेटेज भी हाईएस्ट मेरे हिसाब से प्रोडक्शन यस यस। का ही है, 18 मार्क्स के आसपास का पूछा जाता है 100 मार्क्स में से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रोडक्शन है। और थर्मो है, क्योंकि कंबाइंड जो चारों सब्जेक्ट मिला दे ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का। प्लस अब की बार सरप्राइज दिया है हमें आईआईटी खड़गपुर ने, उन्होंने एचटी का हीट ट्रांसफर का वेटेज बढ़ा दिया, क्योंकि अच्छा, एसटी का वेटेज ज्यादा था क्या इस बार? हाँ मतलब मुझे जब दे रहा था तो पता नहीं लगा था हाँ। मुझे, लेकिन घर जाके जब पता लगा कि हाँ ज्यादा पूछ लिया, शायद 4 नंबर से पूछते थे, अब की बार शायद 8 नंबर का आया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी अच्छा है। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बहुत प्यारे आए हैं, हाँ बहुत यस। प्यारे आए हैं। पहले इतना नहीं आ रहे थे ना क्वेश्चन पहले। कभी नहीं आए थे मतलब मेरे शिफ्ट में नहीं था क्वेश्चन, जो सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन था इम्पल्स का क्वेश्चन, कभी नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जब मैंने देखा पहली बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मतलब होता है ना कि देख तो रहते नहीं, क्योंकि हर लेकिन एक मैकेनिकल वाला स्टूडेंट सोचता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसे ही जबरदस्ती डाल दिया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता मैं है। भी खुद सोचता था, मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग सोचता था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आज तक अच्छे क्वेश्चन पूछते तो हम सीरियसली हाँ। लेते। तो मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को इतना सीरियसली नहीं लिया था। बस लकीली मतलब जो क्वेश्चन हमारे में आया हमारे शिफ्ट में वो जेई का क्वेश्चन था, और जेई के टाइम प्रिपेयर किया हुआ हाँ। था मैंने वो क्वेश्चन। तो मुझे ओके। पता था कि एक्चुअली कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर सेकंड शिफ्ट में होता मैं, जो इम्पल्स वाला क्वेश्चन मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं अरे सॉल्व पता ही कैसे नहीं था करना है कैसे। इसको। देखो, और एक और चीज क्या है मालूम है, मेरे अंदाज से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि सब लोग इतना वेटेज देते, कभी 2 मार्क का 3 नंबर का आ जाता है। तो मैं दीपराज सर से बहुत बार बात करता था, अरे यार आप इतना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ाते हो यार? अरे सर बहुत सारी चीजें उसमें सर। बहुत मैं सारी बोलता चीजें। था कि अरे कोई तो नहीं पढ़ाता सर, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टाइम कम कर दो। बोले सर वो टॉपिक इतने सारे, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं बोला लेकिन आता नहीं। बोले यार अब आता नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है। तो मैं हमेशा यही लगता था कि यार सर ही बोलते रहते इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना तो ज्यादा आपके बार आता हिला नहीं। दिया। लेकिन इस बार जैसे पेपर हुआ ना, सबसे पहले ना दीपराज सर मेरे को ढूंढे, सर
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको बताना चाहता हूँ। मैं बोला भाई क्या? बोले सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूँ ना सर, फाइनली रिजल्ट आज मिला कि इस साल पेपर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया बहुत करके, अच्छा तो वो है मतलब। बहुत हैप्पी थे। आईटी के जी भी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे हम, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा पूछती है वो, लेकिन अब की बात तो हिला डाला उसने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और हीट ट्रांसफर ने क्योंकि हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हल्के में लेते हैं, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है और उसके वेटेज इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो अब की बार जब वेटेज बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन टफ नहीं थे हीट ट्रांसफर के, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछ लिए ना। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री या एक टीचर की बात की जाए तो पिछले 5 साल में जिसका वेटेज ज़्यादा आता है उस तो पर ज़्यादा उसको ज़्यादा फोकस हो जाता पढ़ाने की है। कोशिश जी करते सर, हैं, और जिसका वेटेज कम होते जाता है तो उसको जल्दी निपटवाते हैं वो तो कि है भाई सर। एचएमटी कम आता है, इसको यार 20-25 घंटे में निपटा दो, मैकेनिक्स नहीं आता, इसको 10 घंटे का 10 घंटे इंट्रोडक्शन में। देके निपटा दो जी करके। सर। तो आईआईटी इस चीज़ को हमेशा ब्रेक करना चाहती है। उनको लगता है कि ये माइंड सेटअप के साथ हमेशा चलते रहोगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा। अब देखो क्या होगा, अब लोगों के माइंड में आ गया भाई एचएमटी आया था, अब लोगों के माइंड में आ गया भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। अब कानपुर क्या दे इज डिफरेंट, अगली लेकिन बार पता लगा एमडी पूछ लिया बहुत ज़्यादा, क्या बता। लेकिन लोगों के माइंड में तो ये चीजें आ गई ना, और ये इंपॉर्टेंट हाँ है। बहुत जरूरी, मतलब वही मैं रिकमेंड जो मतलब कर रहा हूँ कि अगले अगले गेट एस्पिरेंट्स को उनका सिलेबस बढ़ गया है। हम्म। अब इग्नोर नहीं कर अब वो सकते, इग्नोर नहीं कर नहीं कर सकते। सकते इन देखो जो सब्जेक्ट्स को। ज्यादा आता है वो तो पढ़ना ही है, वो तो पढ़ना ही और है। जो कम आता था उसको भी पढ़ना और पड़ेगा। जी तो सर, इसका मतलब है कि उनका सिलेबस बढ़ गया। हम लोग बच गए ना, क्योंकि हम लोग में कोई नहीं पढ़ के गया उस वाले पार्ट को, तो हम लोगों का इतना इशू नहीं आया, लेकिन उन लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई पढ़ के जाएगा उस चीज़ को। तो यस हाँ, यस अगले यस। बार वालों का थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है, नहीं नहीं, लेकिन ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि इन जनरल अगर एक एक स्टूडेंट जो भी है अपनी प्रिपरेशन उसको कब से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर ऐसा फंडामेंटली बोला जाए तो लगभग उसको कब डिसाइड कर लेना चाहिए कि चलो गेट अगर मैं सीरियस हूँ कि मेरे को गेट निकालना है, तो एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होना है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने में कुछ कुछ मैजिक कर दिया। मेरे को लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने बेसिक कंसेप्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत बार ना बहुत सारे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं कि वहाँ पे उसके जो फंडामेंटल कंसेप्ट रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, क्योंकि उनके पास वो टीचर का भी वो फ्लेवर नहीं मिल पाता है। उनके टीचर भी खुद ही गेट का एग्जाम लिखते हैं, तो जी वो सर। फ्लेवर नहीं मिल पाता है। तो उस केस में उनके पास एक टाइम होना जरूरी है। तो क्या लगता है तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन कि कब से स्टार्ट करना चाहिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को मतलब अगर आपको है जज्बा, क्योंकि फर्स्ट ईयर रिकमेंड करूंगा मैं, लेकिन मतलब मैं अगर पर्सनली मुझे कोई बोलता कि फर्स्ट ईयर से गेट की प्रिपरेशन करो, मैं नहीं करता। इग्नोर इग्नोर। इग्नोर कर देता। फर्स्ट 2 साल तो कम से कम इंजॉय करना चाहिए इंसान को। थर्ड ईयर से अगर आप प्रिपेयर करना, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड ईयर से, हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर से, फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर, क्योंकि उस टाइम तो सीरियस होना पड़ शायद चालू कर देना चाहिए आपको। तो थर्ड ईयर से अगर आप स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन तो मेरे हिसाब से सही होगा। और टाइम वाइज अगर पूछें कि कितने महीने अगर लग के, तो मेरे हिसाब से 8 से 9 महीने तो कम से कम अच्छे से, अगर आपको बहुत अच्छी बहुत डेडिकेटेड जो डेडिकेटेड है, स्टडी होना चाहिए, वो 9 to 10 मंथ तो चाहिए, मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए। वो भी मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे रहा हूँ लगातार, मैं जब किसी और चीज़ का वो नहीं था कि मैं कपड़े धोने है, खाना बनाना है, वो खाना वाला बनाना पार्ट, है, कपड़े धोना है, वो सब, कॉलेज के असाइनमेंट नहीं करना वो है, सब, हाँ, कॉलेज की क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उस क्लास में बस नहीं बैठना है, वही तो बहुत करना सारी है। चीजें नहीं थी ना। वो सब चीज़ें नहीं थी। उसके हाँ बाद मैं बोल रहा हूँ कि 8-9 महीने चाहिए मुझे भी। हाँ, तो यस आप यस, अपने हिसाब से फिर देखना उसके पड़ेगा। अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सेकेंड चीज ये कि अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जब अपनी स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में रहता है कि चलो देखा जाएगा क्या होगा, किस तरीके से मैं स्टडी स्टार्ट करूं, जल्दी स्टार्ट करूं कि लेट करूं, ये सब उसके माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं। कॉलेज का माहौल क्या है उस बात पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी देखो एक एक अच्छी चीज़ हो गई पिछले 2 साल से कि अब ना थर्ड ईयर वाले लोग गेट का एग्जाम दे सकते हैं। जी सर। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मेरे अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास नहीं था, नहीं लेकिन था, हाँ, हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल कि सर। क्या है आपका कुछ भी रैंक आए ना, अगर किसी का थर्ड ईयर में 5,000 रैंक आया, मैं बोलता हूँ ये अचीवमेंट है। क्योंकि अभी आपके पास 1 साल बच्चा बी खत्म नहीं हुई है और आप 5,000 रैंक पे आ चुके हो, और आपको पता है कि अगले बार तो आप ना बहुत ही बेहतरीन रैंक ला सकते हो, अगर आपने अच्छे से मेहनत की बहुत तो अच्छे से अगर बिल्कुल। मेहनत की। तो मेरे को लगता है कि जो थर्ड ईयर में जो गेट को हम जो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये अपॉर्चुनिटी को मेरे को लगता है कि यूटिलाइज करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, मतलब एक तरीके से मॉक टेस्ट ही हो गया ना वो, आपको गेट का लेवल पता लग जाएगा विदाउट, मतलब क्योंकि अगर आपकी अच्छी रैंक आ भी जाती है थर्ड ईयर में, फर्स्ट रैंक भी आ जाएगी जो आप कुछ कर तो सकते नहीं उस रैंक का, सिवाय अगर नीति मुंबई, तो मतलब मेरे साथ शायद 3 साल तक एक्सेप्ट, 3 साल स्कोर कार्ड, स्कोर 3 साल कार्ड का। इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। और नीति मुंबई शायद 2 साल तक शायद एक्सेप्ट करती ही है ना पुराने स्कोर को नहीं, भी। अभी स्कोर कार्ड अभी निटी मुंबई का कभी अभी तो 3 इयर्स बोल दिया गया, तो निटी मुंबई को भी मानना पड़ेगा कि 3 इयर्स 3 वाला। ईयर सेक्शन, हाँ। तो उसके अगर अब हायर स्टडीज को इग्नोर कर दें, अगर पीएससी जॉब आपका, जो कि मेरा पर्सनल पीएससी जॉब है, तो पीएससी जॉब तो आप नहीं ले सकते थर्ड ईयर के, तो थर्ड ईयर के मतलब इतना सीरियसली भी मत लो कि अब की बार ही सारी जान लगा के मैं अभी रैंक ले आऊंगा।
और इतना मतलब कैजुअली मत दो कि बिल्कुल ही इग्नोर कर ठीक है रहे कि हैं। बाद में देखेंगे बाद करके। में मतलब कम से कम जो 4-5 या जितने भी 6 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, भले ही कम सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन जितने प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और उसमें फोड़ के आ जाओ हाँ तो अच्छी रैंक देखो, आ मैं तो जाएगी बोलता हूँ आपको। कि आप 50 नंबर का रेडी करके गए, 50 नंबर का रेडी मोर करके देन गए। इनफ है। आप ये देखो, सपोज करो कि वर्स्ट केस में 50 नंबर का रेडी, आप ये देखो 50 में से आप कितना लाए, वहाँ क्या 50 में से 25 लाए, 50 में से 30 लाए, 40 लाए। आपको ये तो पता चलेगा 50 में से अगर 35 लाए तो कल आप 70 तो क्रॉस कर ही दोगे 100 में से। वो तो है तो ये सर। पता चलता है ना एक्चुअली। हाँ, तो और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओ, जरूरी नहीं है कि टफ सब्जेक्ट्स ही नहीं, पढ़ने थर्ड हैं। ईयर में तो मेरे को लगता है स्कोरिंग पढ़ना चाहिए। हाँ मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड तो होना ही चाहिए, ये बिल्कुल है, कंपलसरी वो है। तो है सर। आप मॉस पकड़ लो, आप एफएम पकड़ लो, आप थर्मोडाइंस पकड़ लो। आपको अगर बहुत उधर नहीं जाना है, टॉम में नहीं जाना है, एमडी में नहीं जाना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हाँ। मेरे साथ से मोस्ट इजी सब्जेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो। फॉर्म थोड़ा सा वैसे टिपिकल हो जाता है क्योंकि फॉर्मूलाज होते हैं उसमें बहुत सारे। कंसेप्चुअल तो है ही वो। कंसेप्चुअल तो है यहाँ। तो और अगर पढ़ सकते हो तो प्रोडक्शन पढ़ लो, हम्म। मतलब रिकमेंड तो अब मैं नहीं डिपेंड करूंगा। डिपेंड कि कितने मार्क्स का आप पढ़ने वाले हो। कितने आपकी आपकी कैलिबर पे है क्योंकि वो देखो तो। मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 28 मार्क्स हो जाता है। और आपके हमारे तो 30 मार्क्स थे। हाँ। 15 मार्क्स का था हमारे हमारे फोरनून सेशन में 15 मार्क्स का था मैथ्स। अच्छा, तो ओके। 30 मार्क्स तो अप्रॉक्स हो ले लीजिए। इतना ही हो गया। हाँ, और लगभग 50 नंबर का तो पढ़ के जा ही सकते हैं कैजुअली पढ़ के, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको डेडिकेट नहीं करना है। तो 50 नंबर का तो पढ़ के जा सकते हो आराम से। और चेक कर सकते हो किस लेवल है आपका प्रिपरेशन। और अगर आपको लगता है कि आप अगली बार फोड़ दोगे तो फिर अच्छे से डेडिकेटेडली फोर्थ ईयर के साथ प्रिपरेशन करके दे दीजिए। यस यस। एक लास्ट में ना परमिंदर, एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए एक मैसेज चाहिए स्पेसिफिक, क्योंकि ड्रॉपर लोग बोलते हैं कई बार सर हमारी बात नहीं होती। एक ड्रॉपर स्टूडेंट जो कि बी कंप्लीट हुई, अब वो ड्रॉप लेने वाला है, और ड्रॉप लेने के बाद उसका माइंडसेट है 1 ईयर का कैसे रहे। तो एक गुड मैसेज एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए कि भाई तो ड्रॉप ले रहा है, डोंट वरी, पूरा एफर्ट लगा, जान लगा, रिजल्ट आएगा ही अगर कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की जाए। तुम्हारे साइड से एक मैसेज। कि मतलब अगर ड्रॉप ले रहे हैं आप तो सबसे पहले तो माइंडसेट आपका इस चीज़ का तो होना चाहिए कि भाई मुझे लगना ही है। और कोई ऑप्शन होना दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए कि मुझे और कुछ करना ही भी है, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, फ्रेंड्स से दूर मत हो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट है। और कंसिस्टेंसी की आदत स्टार्टिंग से नहीं डेवलप होती है, कि धीरे धीरे एकदम से अगर आप मतलब पैशन भी होता है ना कि हाँ भाई अब ड्रॉप हो गया मैं अब तो 12-12 घंटे पढ़ूंगा दिन के, वो अगर स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है ये वाला इशू, क्योंकि ईएससी का एग्ज़ाम था जुलाई में और मेरा सिलेबस स्टार्ट किया है मैंने बताया था आपको जून में। तो ख़त्म करने के चक्कर में वो 1.5 महीने के अंदर मैंने पढ़ा वो, और 12-12 14-14 घंटे पढ़ा तो मैं दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम मेरा। तो उसके ईएससी के बाद लगभग 1-2 हफ्ते मेरे से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद किताब खोलने का मन नहीं करता था। तो इतना भी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे आराम आराम से स्टार्टिंग में 2-2 घंटे, मेंटेन करो चीजों को। 2-2 घंटे 4-4 घंटे पढ़ो, केवल क्लास अटेंड करो, रिवीजन पे फोकस करो, ज़्यादा हल्का फुल्का क्वेश्चंस कर लो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गेट पास में आता रहे, वो अपने आप प्रेशर अंदर से भी आता है, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो पढ़ने में मज़ा भी आने लग जाता है। यस तो धीरे धीरे फ्लो में 1-2 महीने बाद आप 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, क्वेश्चंस लगा रहे हो, फिर कई बार तो पता भी नहीं लगता कि कितने घंटे पढ़ चुके हो यस आप। यस। तो हाँ, तो एंडिंग में जाते वो जाते सिचुएशन आना इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुछ तो गड़बड़ मतलब कर रहे हो लास्ट के आप। 2 महीने में अगर आपको पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है हम्म। और आपको आपको फोर्स नहीं हो रहा पढ़ने में, आप 10 घंटे भी लगे हुए, नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल पता रहा भी है, नहीं लग आप रहा टाइम क्वेश्चन का। बनाए पड़े हो और आपको लग रहा है कि इज गोइंग गुड, तो ये अच्छी बात है। हम्म। और मेरा पर्सनल तो मतलब मुझे रात में पढ़ना पसंद है, मुझे दिन में मुझसे पढ़ाई होती नहीं है। तो मेरा होता था लगभग रात के 10 बजे से, मेरे पापा सोते थे, सुबह उठते हैं 6 बजे, मैं सोने जाता था उस टाइम पे। तो मेरा वो बोलते थे सो जाएगा टाइम से। तो हाँ, तो जो भी आपको, अगर आप घर पे रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो वाला टाइम फॉलो कीजिए, ऐसा यस, तो कोई इशू है नहीं। अगर जॉब नहीं है आपके पास में तो आपको कोई टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। प्लस अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑफलाइन का फिर भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो बस हाँ, और एंडिंग में आते आते रिवीजन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। थ्योरी क्लास मतलब नए चीज़ें धीरे धीरे सीखना, स्टार्टिंग में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सीखते हैं आप, स्टार्टिंग में कि 2 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पैरेलल चल रहे हैं। फिर एंडिंग में जाते जाते वही वेटेज आपका रिवीजन का हो जाता है, और यस। नए सब्जेक्ट जो कंप्लीशन का रेट कम हो जाता है। मतलब मैंने पर्टिकुलर फेस किया था ये वाला इशू, कि जो मेरे बाद वाले सब्जेक्ट थे वो 1-1 महीने चले, 1.5-1.5 महीने चले एक एक सब्जेक्ट। पहले मेरे 2 महीने 1 महीने में 4-4 सब्जेक्ट भी खत्म हुए हैं। तो वो वाला इशू भी मतलब इशू नहीं है, वो मतलब नेचुरल वो ग्रोथ है वो वैसे ही तो। होता है वो, हाँ। हाँ, तो वो वाला इतना स्ट्रेस मत लेना, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे। प्लस पीवाईक्यूज लगाने हैं, कम से कम एक बार तो लगाने ही है पूरे हर एक क्वेश्चन को। और मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे पढ़ने के बाद आपको सब्जेक्ट, तो मैंने उसको सर्कल मार्क कर लिया था। फिर
सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में वही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, अच्छा, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। केवल वही वाले, क्योंकि मतलब इतने सारे पीवाईक्यू, क्योंकि रिपीटेटिव भी तो होते हैं ना पीवाईक्यू, यस 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 तो यस। वो वाले बार बार लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर बन रहे हैं आपसे तो वो बनेंगे ही आपसे, वो इतना इशू नहीं है। प्लस रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट अगर आप लगभग सब्जेक्ट वाइज तो आप कभी भी दे सकते हो, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में तुरंत दे सकते हो। और जो फुल सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो लगभग 60-65% सिलेबस कंप्लीशन के बाद, मतलब मैंने शुरू कर दिए स्टार्ट कर थे। सकते हो। हाँ, देना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हाई मार्क्स की उम्मीद करके मत स्टार्ट करना, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो कितने कि हाँ, नंबर ले। कितने आएंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और प्लस टफ भी होते हैं मॉक यस टेस्ट, यस वो यस। तो डिमोटिवेट बहुत आसानी से हो जाते हैं मॉक टेस्ट में। अगर आप तो पहली बार दे रहे हो और 70% से दे रहे हो, पता चला कि आपका नंबर ही आया 42। 42 अच्छा नंबर है वो। हाँ, तो 42 तो खुशी मनाने वाली बात है। तो हाँ, और मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट अराउंड अक्टूबर 1 या सितंबर लास्ट वीक। तो पहले पहले एक हफ्ते में दो, एक दे रहा था, फिर एक हफ्ते में दो, फिर जैसे एंडिंग मतलब दिसंबर तक आते थे हफ्ते में 3, और फिर जनवरी में तो रोज रोज का एक दे रहा था, या फिर रोज के दो भी दिए हैं मैंने एंडिंग में, क्योंकि खत्म भी करने होते हैं, क्योंकि यस यस। इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं, वेस्ट भी नहीं करने देने। तो हाँ, और एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन सी गलतियां की हैं हमने मॉक टेस्ट के अंदर, बहुत जरूरी पार्ट है, जो मुझे लगता है कि मतलब बच्चे आलस की वजह से छोड़ नहीं, देते वो हैं। आलस की वजह से करते हैं। आलस की वजह से कि हम कौन क्या वापस सोचते हैं देखे। कि पेपर दिए, उनको लगता है कि ये मेरा ड्यूटी जो था ना वो कंप्लीट हो गया। हम्म। पेप क्योंकि मेरे को मॉक देना था, सब बोले मॉक दो मॉक दो, मैं मॉक दिया, मेरी ड्यूटी कंप्लीट हुई, जबकि ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई। अभी आप उसको एनालिसिस किया नहीं तो ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई ना। कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती आपका रियलाइज कर ही नहीं रहे हो कि मैं गलती तो कहाँ केस कर, देने का फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, मतलब फायदा प्लस आप वो गलती फिर से करने वाले हो जब तक पता ही नहीं है गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मेरा एक स्टार्टिंग में मतलब मेरे पास भी था कि मतलब मैं सॉल्यूशन देख लेता था, आगे बढ़ जाता था, फिर अगले बार मॉक टेस्ट दिया, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से वही गलती रिपीट करता था। तो फिर मैंने कॉपी बनानी शुरू कर दी, जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद से धीरे धीरे वो वाला पार्ट भी मेरा गलतियाँ कम होती गई, और फिर नंबर बढ़ते गए। और मेरा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एवरेज मार्क्स पूछे टेस्ट सीरीज में, तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली 65 to 75 के अराउंड एवरेज रहता था मेरा नवंबर एंड के बाद में। ओके। तो उससे ज़्यादा तो मतलब ऐसा नहीं होता था 90 पहुंच जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार भी नहीं पहुंचा हुआ हाँ, है। लेकिन पहुंचा ऐसा हुआ है। हमेशा पहुंचा, ऐसा भी नहीं वो था। आउटलायर है वो, हाँ मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं, हाँ। 65 to 75, 65 to 70। 75, हाँ 75 के अप्रोक्सीमेटली। आसपास। तो ये बात आपको समझना चाहिए ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि IR3 है और मार्क्स 85 से 90 के बीच में आए, इसका मतलब है कि मॉक में हर मॉक में 90 ही टच हो जा रहा होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसी ऐसे सब लोगों की जर्नी ऐसी होती है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी की, भाई ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, तो जो टेस्ट देता होगा इसका तो 90 चाहता होगा, इसका तो क्या ही आता होगा जब गेट में आ गया। ऐसा नहीं होता है। गेट का सब सब एक एस्पिरेंट ही तो है। कभी अब 90 आते तो मतलब लगता है कि पेपर आसान है, पेपर इसलिए कि आता है, मैंने अच्छा किया है, हाँ वो वाला बात भी है। पेपर आसान नहीं, और आज मैं मिस्टेक नहीं किया। मिस्टेक कम किया तो खुशी, मतलब इतनी खुशी नहीं होती 90 मार्क्स की, 65-70 की ज़्यादा खुशी होती थी मुझे, क्योंकि पेपर टफ भी होता था पेपर ना। टफ भी होता था। हम्म। तो ये बड़ा तुम्हारा से जो डिस्कशन था ये बड़ा अच्छा रहा। तो आई होप कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी जितने लोग भी इस टॉपर स्टॉक को जो देख रहे होंगे आप लोग, तो आप कमेंट्स कीजिएगा। और मेरे को बड़ा मज़ा आया बात करके। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि एक सेशन आपको कैसा लगा। आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। ड्रॉपर्स के लिए एक मैसेज था, तो आपको पॉइंट्स नोट करना चाहिए। और आप अगर प्लान करके रखे हुए कि यस अगर मेरे को बहुत बेस्ट परफॉर्म करना है, तो रेडी रहिए। गेट 2023 के लिए आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बेस्ट दीजिए, बिना ये सोचे कि क्या होने वाला है। अपने साइड से जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दीजिए। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू वेरी मच डियर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर यू, फॉर हैविंग थैंक मी। यू।